स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर जो हमारा रहा था उसमें हमने गोली दर्पण की फोकस दूरी डिस्कस की थी और आज हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। और हमारा टॉपिक रहने वाला आज एनसीईआरटी से जो टॉपिक है आप लोग इसमें देख सकते हैं, ये है दर्पण समीकरण। दर्पण समीकरण जैसे कि आपको पता है 1/f = 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u। तो इसी को हम लोग यहाँ पर समझेंगे और इसको थोड़ा ड्राइव करेंगे। ड्राइव नहीं भी करेंगे तो हम आगे जान लेंगे, क्योंकि आप ड्राइव इसको कर लेंगे। और जो भी इसके पहले मेन कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो पहले हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं आगे समीकरण में। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप याद रखेंगे, किसी भी क्या होता है जब कोई दर्पण है, चाहे वो अवतल दर्पण रहे या फिर वो चाहे उत्तल दर्पण रहे। अभी मैंने अवतल दर्पण बना दिया है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, इसका एक प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस होता है। ये हमने कल डिस्कस कर लिए हैं, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस। ठीक है, तो जब क्या होता है, जो भी कोई भी किरण समांतर आती है मुख्य अक्ष के समांतर, वो हमेशा कहाँ से जाती है, याद रखना, फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं। ये आप पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, नियम है। ठीक है, और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली, या हम कह सकते हैं जो वक्रता केंद्र से जाने वाली जो किरणें होती हैं वो उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। अगर आप एक टॉर्च की लाइट लेंगे ना, दर्पण में एक ऐसा बिंदु आपको मिलेगा जहाँ से आप उसको लाइट को ऐसे भेज रहे हैं ना, तो वापस उसी दिशा में वापस लौट जाएगी किरण। तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम समझेंगे वो है कौन, वक्रता केंद्र ऐसा बिंदु होगा। और यदि हम दर्पण के समांतर किरणें भेजते हैं ना, तो समांतर किरणें जहाँ से होके जाएंगी तो वो जो होगा वो बिंदु हमेशा कौन सा होगा, मुख्य फोकस होगा। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, और दूसरा अगर हम लोग देखें इसी में जो फोकस से किरण जाती है, अगर मान लो तुमने कोई एक ऐसा बिंदु से भेज दिया, ये तुम्हें एक ऐसा बिंदु मिला और किरण कैसे आगे समांतर हो गई। तुमने एक टॉर्च की लाइट भेजी, तुमने ऐसे भेजी तिरछी है, ठीक है, हल्का सा दर्पण के पास से भेजी, ध्रुव के पास से, और वो किरण क्या होगी, समांतर होगी। तो समझ जाना कि आपने जो किरण भेजी है वो कहाँ से भेजी होगी, उसके मुख्य फोकस से भेजी होगी। तो 3 नियम आप लोगों को पता चल गए कि जो किरणें फोकस से जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जो किरणें समांतर होती हैं वो फोकस से होके जाती हैं, बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया है। ठीक है, और जो प्रकाशिक, या हम कह सकते हैं इसको, जो वक्रता केंद्र से जाती हैं वो उसी दिशा में या उसके विपरीत बिल्कुल दिशा में क्या होती है, वापस लौट जाती हैं। ये 3 नियम आप लोगों को याद रखने हैं। अब इसमें जो लिखा हुआ है जो बुक में, उसमें ये लिखा है कि किसी बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो लेंस दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वो उसका प्रतिबिंब होता है। तो पॉइंट को थोड़ा समझेंगे। मान लो ये वाला बिंदु हम मान लेते हैं, कोई हम इसको देख रहे हैं दर्पण में, सही है, तो इसका प्रतिबिंब कुछ किस प्रकार से बन रहा होगा वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो यहाँ से किरण जाएगी समांतर, ठीक है, समांतर किरण कहाँ से जाती है, फोकस से, अभी बताया था, फोकस से चले जाएगी। दूसरी एक किरण को वक्रता केंद्र से हमने भेज दिया, तो वक्रता केंद्र जाने वाली किरण जो होती है वापस उसी दिशा में वापस लौट जाती है। अब देखो एक बार, इस वाली किरण की, ये वाली किरण कौन सी है, परावर्तित किरण है। ये जो किरण आ रही है इसकी जो वापस लौट रही है ये कौन सी है, इसकी परावर्तित किरण है। तो फिर जो परावर्तित किरण जिस बिंदु पर आप मिल गई ना, यही इस वाले का प्रतिबिंब बन जाएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो अगर ये किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, और यदि ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो ये कैसा होता है, आभासी। अब मिलती हुई प्रतीत कैसे होती हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो जो वस्तु थी वो हमने, ये तो अवतल दर्पण के सामने रखा था, अब मान लो हमने कहाँ रख दिया उसको, उत्तल दर्पण के सामने रख दिया। तो जैसे हम उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखेंगे, फिर से हम वही नियम लगाएंगे, एक किरण को हम समांतर भेजेंगे। अब ये फोकस से जा नहीं सकती, फिर क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि दर्पण में किरण परावर्तित हो जाती हैं। तो जब ये परावर्तित होगी, परावर्तन के नियम का पालन करेगी और करने के बाद ये इधर जाएगी, ठीक है। तो फिर इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, हमें क्या लग रहा है, जिस बिंदु से ये आती हुई प्रतीत हो रही होगी ना, वो 100% कौन होगा, फोकस होगा। ठीक है, दूसरी किरण को हमने प्रकाशिक केंद्र की ओर भेजना चाहा, या इसको हम नाम दे रहे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र की ओर भेजना चाहा, पर ये वक्रता केंद्र बिल्कुल नहीं जाएगी क्योंकि दर्पण से परावर्तित हो जाएगी। पर हमें लगेगा कि कहाँ से आ रही है, इसके वक्रता केंद्र से आ रही है। तो फिर ये बिंदु, ये जहाँ पर हमें ये जो पीछे बढ़ाई हुई जो रेखाएं थी वो जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, वो बिंदु ही हमारा इस बिंदु का प्रतिबिंब होगा। पर ये प्रतिबिंब आभासी होगा क्योंकि डॉटेड लाइन प्रतीत हो रही है, आभास हो रहा है, ऐसा एक्चुअल में नहीं मिल रही है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसका आभासी प्रतिबिंब कह देंगे। इतना पॉइंट सभी को समझ में ये आ गया होगा। इसके आगे हम आ जाते हैं, कुछ इसमें भी दिखाया गया। देखो इसमें केवल ये दिखाया है, यही जो नियम मैं बता रहा था वही दिखा रखा है इसमें, इस वाले डायग्राम में, कि जो समांतर किरणें होती हैं मुख्य अक्ष के, वो फोकस से होके जाती हैं, और जो वक्रता केंद्र से किरण जाती है वो विपरीत, उसी दिशा के विपरीत
क्या होती है, वापस लौट जाती है। ये इसमें नियम दिखाए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं जो दर्पण समीकरण है, उस दर्पण समीकरण को हम प्रूफ करेंगे। ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं। तो देखो दर्पण समीकरण कैसे प्रूफ करेंगे, इसको हम बोल देते हैं फोकस, इसको बोल देते हैं वक्रता केंद्र। तो एक किरण को हम लेते हैं समांतर, जो कहाँ से जाएगी हमें पता है पहले से ही, ये जाएगी कहाँ से, फोकस से। एक किरण को ले लेते हैं कहाँ से, वक्रता केंद्र से, और वक्रता केंद्र से जो किरणें आती हैं वो वापस लौट जाती है, तो वापस लौट जाएगी। तो ये किरण परावर्तित होगी, ये वाली किरण परावर्तित है, जिस बिंदु पर मिल रही हैं यहाँ पर बन जाएगा प्रतिबिंब। तो ये छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। मैंने छोटा दिखा रखा तो छोटा बनेगा, नहीं तो प्रतिबिंब बड़ा बन रहा होता। तो ये ए और एक कौन होगा, बी, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब हम लोग नाम देते हैं, कुछ इसको नाम देते हैं ए डैश बी डैश। तो आप लोग कह रहे होंगे कि हमने तो केवल खाली इस बिंदु का प्रतिबिंब बनाया था, तो ये इतना बड़ा कैसे बन गया। हमने एक्चुअल में केवल बिंदु का ही बनाया। जब ये प्रतिबिंब बन रहा होता है, इसके हर एक बिंदु से अनगिनत क्या प्रकाश तरंगें निकल रही होंगी या प्रकाश किरणें निकल रही होंगी। वो प्रकाश किरणें फिर जहाँ जहाँ मिल रही होंगी वहाँ वहाँ उसका प्रतिबिंब बन रहा होगा। इस वाले भाग का प्रतिबिंब इस टॉप पर बन रहा है, तो इतना तो हम समझ जाएंगे ना कि ये मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर ही होती है प्रतिबिंब और जो वस्तु होती हैं। इसके टॉप पॉइंट का अगर प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो बचा हुआ हिस्सा कहाँ की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। और एक ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है, एक छोटा बन रहा है, वास्तविक है, छोटा है और उल्टा है, ठीक है। तो ये हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किसी बिंदु का अगर प्रतिबिंब कहीं पर बन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके अन्य जो हिस्सा है वस्तु का, उसका प्रतिबिंब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। इतना आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट में आप लोग इसको ड्राइव करेंगे, ड्राइव करने में क्या होता है, एक त्रिभुज हम इसमें लेते हैं, समरूप वाले त्रिभुज ए बी सी, और इसके सामने वाला जो बन रहा होगा ए डैश बी डैश सी। एक बार हम यहाँ लेते हैं इसको, या विलंब डाल लेते हैं, ये ए डैश बी डैश एफ, और एक ही वाला त्रिभुज लेते हैं। इनको समरूप करने के बाद जो हमारा लास्ट में इसका फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए तुम्हारा आपके लिए जो फॉर्मूला है वही इंपॉर्टेंट रहेगा, पर आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को ये डेरिवेशन भी आ सकता है, और ये आप लोगों को प्रूफ कराया होगा, जैसे कि मैंने भी ये कराया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग इसको देख लेंगे। तो इसके बाद हम आ जाते हैं आगे। तो ये सब इसमें लिखा हुआ है, और ये साथ में इसका डायग्राम भी जो ऊपर बनाया है वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में जो तुम्हारा इसका फॉर्मूला आएगा वो यही आएगा इसमें। अब इसमें एक चीज़ और आती है, उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो आता है आवर्धन। एक पॉइंट आएगा इसमें, आवर्धन लिखा हुआ है इसमें, आवर्धन। तो दर्पण में आवर्धन हम किसे कहते हैं, आवर्धन को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब आप लोग वर्ड भी यूज़ करते होंगे डेली लाइफ में, कहीं ना कहीं पर यूज़ करा होगा, मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई करना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बड़ा कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आवर्धन से वही समझेंगे, मैग्निफिकेशन होता है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। मान लो कोई वस्तु, एक्चुअल साइज़ किसी वस्तु का ये है, और इसका कुछ मान लेते हैं हमें 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर, मान लो 2 सेंटीमीटर है, और हमने इसके सामने रखा दर्पण, ये सामने दर्पण रख दिया। जैसे हमने इसको दर्पण में देखा तो इसका साइज़ मान लो, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि इसका साइज़ हमें इतना बड़ा दिखाई दिया। तो जो अब इसका साइज़ बन गया है वो मान लेते हैं कुछ 6 सेंटीमीटर है। अब हम क्या कहेंगे कि वस्तु जो ये प्रतिबिंब इसका बन गया है, इस वस्तु को ऑब्जेक्ट अर्थात ओ, इमेज अर्थात आई, ये हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसका जो साइज़ है मान लो ओ है, इसका साइज़ कौन है, आई है। तो हम ये कहेंगे कि जो इमेज है वो वस्तु से 3 गुना बड़ी बन गई है। ये आप लोग डेली लाइफ में वर्ड यूज़ करते हैं, 3 गुना बड़ी बन गई है, क्योंकि 2 3 6, 3 गुना बड़ी बन गई है। कैसे करा, 6 से हमने 2 को भाग करा। अरे तो यही तो होता है मैग्निफिकेशन, I/O, m = कितना होता है, I/O। तो साइज़, इमेज का साइज़ को ऑब्जेक्ट के साइज़ से अगर आप डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो वही इसका क्या आ जाता है, आवर्धन, मैग्निफिकेशन आ जाएगा। तो m का सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा I/O। कहीं कहीं पर इसको Y2/Y1 भी लिखा रहता है, ठीक है। ये आप लोग इसमें याद रखेंगे, और बुक में कहीं कहीं पर H' भी लिखा रहता है। H' मतलब हो गया इमेज, और H मतलब हो गया कुछ भी लिखें आप इसको, ठीक है। ये तो खैर रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं अपने अपने, तो कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसका अगर हम लोग एक और फॉर्मूला ड्राइव करें, क्योंकि देखो I और O नहीं दिए रहते हैं एग्जाम में, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया।
कि इमेज की लेंथ को ऑब्जेक्ट से लेंथ से भाग करेंगे तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगा। पर तुम्हें ज़्यादातर वहाँ पर वी, यू और एफ के फॉर्म में एम का फॉर्मूला निकालना होता है। एक ये चीज़ दी रहती है तो हमें एम निकालना होता है। क्या दिया रहेगा, वी यू या फिर वी एफ, ठीक है, या यू एफ, इस टाइप से तुम्हें दिए रहेंगे मान। तो मान लेते हैं कि यहाँ पास एक ऑब्जेक्ट है ये ए बी, यहाँ से एक किरण समांतर आएगी जो कहाँ से जाएगी, इसके फोकस से जाएगी, और एक किरण चले जाएगी कहाँ से, वक्रता केंद्र से। तो मान लेते हैं वक्रता केंद्र ये है, दर्पण को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, छोटा हो गया हमारा दर्पण। तो ये किरण क्या होगा, ये अगर ऐसे आ रही है तो हमें पता है कि वापस इसी दिशा में लौटेगी, तो ये बन गया इसका प्रतिबिंब। तो ये कौन है, ए बी, और ये प्रतिबिंब का नाम देते हैं ए डैश बी डैश, ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इन दोनों के लिए हम लोग उसमें फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखना, यहाँ से अगर हम एक किरण और ले लेते हैं ये, और यहाँ भी इसको मिला दो। एक पॉइंट आप लोग और नोट कर लेंगे साथ में, क्या नोट करेंगे कि ध्रुव पर आपतित होने वाली जो प्रकाश किरण होती हैं, ध्रुव पर, याद रखना कहाँ से, ध्रुव पर आपतित होने वाली जो प्रकाश किरण होती हैं ये हमेशा प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती हैं। ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें, लिख दूँ मैं इसको, ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के नियम का पालन करती हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, सही है, दिख नहीं रहा था, ये है। तो ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के नियम का क्या करती हैं, पालन करती हैं। ये पॉइंट आप लोगों को थोड़ा सा याद रख लेना है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो किरण आ रही है ना, तो ये जितना कोण यहाँ बन रहा होगा उतना ही कोण बनेगा इधर, बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यदि मैं इसको थीटा कहूँ ऊपर वाले को, तो इसको भी क्या नाम दूंगा, मैं थीटा ही कहूँगा, क्योंकि कोण आई और कोण आर आपस में क्या रहते हैं, इसमें बराबर रहते हैं, ठीक है। तो इस वाले कोण से देखो, ये इस वाले से अगर हम इसमें लगा दें फॉर्मूला टेन थीटा, क्या लगा देते हैं, टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन में ये बी पी कह दो इसको, बी पी बन जाएगा। थीटा बहुत सूक्ष्म होगा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा ए बी अपॉन बी पी। ये पॉइंट समझ में आ गया, मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई इतनी बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो ये वाला क्या आएगा, देखो जो हमने यहाँ से किरण आपतित करी ना, ये भी उसी बिंदु पर मिल रही हैं, क्योंकि किरणें हम दो ही लेते हैं, पर दो किरणें जोड़ी नहीं है, आप 2, 3, 4, 5 भी ले सकते हैं। तो जितने हमें नियम पता होंगे हम उतनी ही किरण यहाँ पर लेंगे। तो हमने तीसरी किरण ली तो वो भी वहीं पर ही मिलेगी, ठीक है। तो जहाँ पर क्या होता है, किसी बिंदु से आपतित होने वाली जो किरणें होती हैं परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, वो पहले वाले का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो 3 किरणें यहाँ से निकली थी और ये तीनों कहाँ मिल रही हैं, यहाँ मिल रही हैं, तो यही इसका प्रतिबिंब होगा। ये मैंने एक बार और रिपीट कर दिया, ठीक है। चलो आगे आते हैं। थीटा इक्वल्स टू बन जाएगा यहाँ से, ए बी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, ओ ऑब्जेक्ट का साइज, या इसको नाम दे दो आप एच, इसको एच कह देना, इसको एच डैश कह दो, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको क्या नाम दे दिया, ओ। बी पी को क्या कहें, बी पी होगा यू, याद रखना ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी को यू कहते हैं। ये सभी को पता होगा, हाई स्कूल वगैरह में भी ये कर रखा है, उससे भी छोटी क्लास में करा होगा। ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी को क्या बोल देते हैं, यू बोल देते हैं। पर ये बाईं तरफ है, तो मैंने बताया था आपको कल चिन्ह परिपाटी, माइनस लेते हैं हम इसको। इसके बाद हम आते हैं एक त्रिभुज वाले में, पी ए डैश बी डैश में, त्रिभुज पी ए डैश बी डैश, इसमें भी लगा दो टेन थीटा, फिर से टेन थीटा लगा दिया। तो फिर से क्या होता है, इसका साइज, इमेज का साइज, मतलब कि ये लंब बट्टे आधार होता है वैसे, तो लंब कौन हो गया यहाँ पर, एच डैश, सॉरी अब यहाँ पर भी आप लोग इसको एच कह देना फिर ना, इसको अगर एच डैश लिख रहा तो मैं इसको एच कह दूँगा, ठीक है। एच डैश अपॉन में ये कितना हो जाएगा, ये वाली लेंथ बी डैश पी, बी डैश पी। टेन थीटा को हम थीटा कह देंगे। सूक्ष्म कोण होते हैं, कल बताया था कि यहाँ पर हम कौन से उपाक्षीय किरणें या फिर उसको बोलते हैं पैराक्सियल रेज, ठीक। एच डैश अपॉन में बी डैश पी, बी डैश पी की जो लेंथ है वो हो जाएगी वी, ये इमेज तक की जो लेंथ होती है ध्रुव से उसको हम वी कहते हैं,
तो ये भी लेफ्ट साइड में है, तो ये माइनस वी होगी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और एच डैश भी इसमें कहाँ की ओर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये भी माइनस में होना चाहिए। आ गया समझ में आपको, ये समझ में बताओ यहाँ तक, ठीक है। तो इसके बाद हमारा इसमें आ जाएगा, इस इक्वेशन को, जो हमारी इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन को हम इससे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो एक काम कर लेते हैं, सॉरी, या तो इनको इक्वल कर दो, ये भी थीटा है, भी थीटा है ना, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों इक्वेशन सेम है, तो थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको दोनों को सेम कर दें तो ये कितना है, ये है एच डैश अपॉन वी, माइनस में है ये भी, ठीक है, कट जाएगा वैसे ही। और यहाँ कौन है, एच अपॉन में कितना हो जाएगा, यू, माइनस में है, ठीक है। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हमें पहले से ही पता है कि एच डैश अपॉन एच, तो इसको ले आओ इधर, वी को ले जाओ इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी माइनस अपॉन में कितना आएगा, यू। ये माइनस वाले को बीच में लिख दिया मैंने, क्योंकि माइनस कहीं भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ये आ जाएगा एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, अभी हमने ड्राइव करा था, तो इसका एक और फॉर्मूला आ गया। या तो आप फॉर्मूला लगाएं एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, अगर आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी होंगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। या फिर आप एम इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, माइनस वी अपॉन यू भी, आवर्धन का सूत्र हम यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके आगे। आगे जो इसमें हमारे पास टॉपिक है वो है अपवर्तन, ये वाला आप लोगों को दिख रहा होगा, अपवर्तन, ठीक है। एनसीईआरटी में जो टॉपिक लिखा है उसका नाम है अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहीं पर से पढ़ के इसको मैं समझा देता हूँ, और ये आप लोग, मैं रीड करता हूँ, आप लोग इसको सुनेंगे, ठीक है। तो जब किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता कोई प्रकाश किरण पुंज किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम से टकराता है, तो प्रकाश का एक भाग अपने माध्यम में वापस परावर्तित हो जाता है, जबकि शेष भाग दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। हम प्रायः किसी किरण पुंज को प्रकाश की किरण द्वारा निरूपित करते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्यक आपतित होती है, मतलब तिरछा आपतित होती है, तो फिर आप लोग यहाँ से देखेंगे आपतन करती है, तो दोनों माध्यमों के अंतरपृष्ठ पर इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। स्नेल के प्रयोगों द्वारा अपवर्तन के निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किए हैं। तो जैसा कि आप लोग इस डायग्राम को देख सकते हैं, आप ये वाला डायग्राम में, इस डायग्राम से ही आपको इसका पूरा समझा देता हूँ जिसने कहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, किसी माध्यम से चलकर आती है, ये मान लो कोई माध्यम है, इस माध्यम से, पारदर्शी माध्यम से ये चलकर आई, वायु मान लो ऊपर वाला, ठीक है, ये आपतित किरण आ रही है, ये आई यहाँ पर, इसके नीचे इसने बना रखा है कांच। तो जैसे ही ये क्या होती है, इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, पॉइंट हमेशा याद रखना, प्रकाश का अपवर्तन सदैव उस बिंदु पर होता है जहाँ पर प्रकाश की किरण माध्यम बदलती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें माध्यम बदल रहे हैं, ऊपर को है वायु, नीचे को अब है कौन, कांच। तो जैसे ही किरण वायु से कांच में जाएगी तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। अपवर्तन का मतलब अगर हम शॉर्ट में समझे ना, तो अपवर्तन का सीधे सीधे मतलब है उसका मार्ग परिवर्तन से, मार्ग परिवर्तन, या इसको आप कह सकते हैं उसके मार्ग में विचलन से है, इसका सीधे सीधे अर्थ। ये पॉइंट समझ में आया। अपवर्तन का अर्थ सीधे कह रहा हूँ मैं किससे है, अपवर्तन का मतलब है मार्ग परिवर्तन। तो जैसे किरण ये आई, इसमें माध्यम बदला, वायु से कांच में गई, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। इसी घटना को हम क्या कह देते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कह देते हैं। अब पॉइंट हमेशा याद रखना है, इसमें हमेशा क्या होता है, जो सारा का सारा प्रकाश होता है उसका अपवर्तन नहीं होता है, कुछ का परावर्तन भी होता है। क्योंकि जब हम इसको देख रहे हैं, आपने ये चीज़ सुना होगा कि हमें कोई वस्तु दिखाई, जैसे मान लो ये है, इसके स्पैन में इसको देख पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो ऊपर ये लाइट है ना, ये जो लाइट आ रही है यहाँ से, ये लाइट इस पर पड़ रही है, इस पर पड़ने के बाद मेरे आँख पर पड़ रही है, मतलब परावर्तन हो रहा है, तब हमें ये दिखाई दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं वो केवल और केवल प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें दिखाई देती हैं। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। तो मतलब हुआ क्या, फिर देखो, ये जैसे हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ से प्रकाश आया, ये जैसे कांच पर पड़ेगा, तो कांच के पड़ने के बाद इसमें से कुछ प्रकाश क्या हो गया, अपने मार्ग से विचलित हो गया, तो इस दिशा में गया, पर कुछ परावर्तित भी होगा। इसीलिए तो हमें ये क्या होगा, कांच का जो गुटका है, ये स्लैब है, ये हमें दिखाई दे रहा होगा,
इस प्रकाश के परावर्तन की वजह से। तो आंशिक परावर्तन होता है, इसमें से आंशिक क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो पूर्ण कोई अपवर्तक पृष्ठ नहीं होते हैं, ये हमसे याद रखेंगे। कुछ न कुछ भाग क्या हो रहा होता है परावर्तन, और कुछ क्या हो रहा होता है अपवर्तन हो रहा होता है। ये इसका हम लोग कह देंगे एग्जैक्टली, इसका डायग्राम भी बना रखा है। इसमें नियम क्या होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों सब एक ही तल में होते हैं। जो अंदर ही आप लोगों को दिख रहा होगा, एक पृष्ठ बनाने की कोशिश करी हुई है पूरा नीचे तक, ये एक तल है, उस तल में तीनों हैं, ये वाला भी है, ये वाला भी, ये भी, ये सब किसमें, उसी तल में स्थित हैं। दूसरा कहता है कि जो साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को अब इसको समझा देता हूँ फिर से, ठीक है। इसको हम पेज में कर लेंगे। इसको भी रिप्रेजेंट करने के तरीके अपने अपने अलग अलग होते हैं, ठीक है। आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं अपवर्तनांक के लिए। कहीं पर म्यू लिखा रहता है, कहीं पर एन लिखा रहता है, और कहीं पर ऐसा लिखा रहेगा n2 1, और कहीं पर इसी को लिख देगा n, ये ऐसे 1 2, ठीक है ना। तो ये अपने अपने तरीके हैं, आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्नेल ने क्या कहा कि जो क्या होता है, अगर मान लो कोई प्रकाश किरण, ये हम मान लेते हैं कोई अपवर्तक पृष्ठ, जैसे कि अभी माना था, ये कांच मान लो, ठीक है। कोई किरण यहाँ से आ रही है, मान लो ये आपतित किरण, और यहाँ पर है अभिलंब, ये है अभिलंब। तो होता क्या है, जैसे ही ये किरण यहाँ पर आएगी, आपतित होगी, अब यहाँ से अपवर्तन होगा, तो ये क्या होती है, अपने मार्ग से क्या होती है, झुक जाती है, मतलब इस दिशा में चलेगी। पहले ये आ रही थी ऐसे, सीधे जाती नहीं तो ये ऐसे, तो पर ये क्या होगी, माध्यम बदलने के कारण ये थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो गई। इस कोण को हम बोलते हैं आई, इस वाले कोण को हम बोलते हैं आर, ठीक है। और किसी माध्यम की कठोरता कह सकते हो आप, नॉर्मली उसको नाम कठोरता ही हम कह सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने वाला होता है कौन, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के आधार पर हम बताते हैं कि कोई माध्यम कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। जैसे कि निर्वात के लिए अपवर्तनांक 1 सेट किया गया है, ठीक है। पानी के लिए अगर हम आएंगे, पानी के लिए थोड़ा सा बढ़ जाता है 1.00, ठीक है, 0.73 इसकी वैल्यू हो जाती है पानी के लिए। ऐसे अगर हम इसमें कांच में आएंगे तो फिर और बढ़ जाता है 1.5 हो जाता है, एवरेज इसकी वैल्यू इतनी होती है। जब इसमें हम क्या आएंगे, जब इसको और हम कठोर जैसे कि हीरे में आएंगे तो उसकी वैल्यू 2 से भी क्या होती है, ग्रेटर हो जाती है। तो मतलब कि क्या हो रहा है, देखो माध्यम के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, जितना माध्यम कठोर बनता जा रहा है उतना उसके लिए अपवर्तनांक बढ़ता जा रहा है। तो कठोरता को हम फिजिक्स में कठोरता ना कह के सीधे नाम क्या देते हैं, अपवर्तनांक कह दें। इसको समझने में मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये कौन है, ऊपर वायु है, इसके लिए अपवर्तनांक हमें n1 कहना पड़ेगा। कांच के लिए n2 होगा। कौन बड़ा होगा आप बता सकते हैं आप, वायु का अपवर्तनांक कम, कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब कि कठोर है ये, एक विरल है, ये विरल और ये सघन है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसीलिए किरण क्या आई, जैसे ही ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा लूज पड़ गई, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कम हो गई, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ वेलोसिटी मान लो v1 है, तो यहाँ वेलोसिटी इसकी कितनी है, v2 है। तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, इस वाले में वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि बाद में प्रयोगों से पता चलता है कि जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में ज़्यादा, और जो सघन माध्यम जितने होते हैं उन पर इसकी स्पीड कम होती जाती है। तो यहाँ स्पीड कम होने की वजह से क्या हुआ, पहले तेज़ी से आ रही थी तो फिर धीरे धीरे स्लो होगी, तो ये नीचे को झुक गई, ऐसा आप इसको समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर स्नेल ने एक नियम दिया। स्नेल ने कहा कि जो साइन आई कितना किरण झुकेगी, इसके बारे में उन्होंने बताया। उनने कहा इस प्रकार झुकेगी कि जो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो होगा वो हमेशा सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होगा। सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होगा, ये वर्ड क्या है, ये याद रखना। सापेक्ष अपवर्तनांक कह रहा हूँ मैं यहाँ पर। सापेक्ष का मतलब है कि दोनों पर निर्भरता होती है, पहले वाले पर भी निर्भर करेगा, दूसरे पर भी निर्भर करेगा। अपवर्तन एक ही पर निर्भर नहीं करेगा, जिसमें जा रहा है उसी पर नहीं करेगा। मुख्य होता है जिसमें जा रहा होता है, पर निर्भर किस पर भी करता है, पहले वाले पर भी करता है। तो पहले वाले को हमने कह रखा है माध्यम 1, दूसरे को हमने नाम दिया है माध्यम 2। तो एक माध्यम के अपवर्तनांक और किसका, 2 माध्यम के अपवर्तनांक दोनों पर निर्भर करेगा। इसको पढ़ते कैसे हैं आप लोग, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। इसको पढ़ते हैं माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, याद रहेगा। माध्यम 1 के सापेक्ष, 1 के सापेक्ष मतलब जहाँ से आ रही है उसके सापेक्ष, जिसमें जा रही है उसका अपवर्तनांक निकालते हैं। मैंने कहा था मुख्य 2 होता है।
तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, 1 के सापेक्ष, इसको हम बोल देंगे। तो ये बन गया साइन आई अपॉन साइन आर बराबर, इसको लिखने का भी तरीका होता है 1n2 को लिख देते हैं n2 अपॉन में n1। क्या लिखते हैं इसको, n2 अपॉन में n1 भी हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये अभी आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये होता है कुछ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आप लोग इसमें पूरा समझेंगे, इसमें समझाया गया है और मैंने इसको आप लोगों को और अच्छे से समझा दिया है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रख लेना है। उसके बाद हम आते हैं इसमें थोड़ा सा और आगे। स्नेल के नियम में कुछ बेसिक एप्लीकेशंस हम लोग यहाँ पर समझेंगे, या आप कह सकते हो कि आप कितना समझे उसमें हम लोग ये चीज़ थोड़ा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो जैसे हमने अभी समझा था कि जो स्नेल का नियम होता है ये होता है साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर होता है n2 अपॉन n1, या इसको आप लोग सीधे सीधे 1n2 भी कह ही सकते हैं, ठीक है। अब कहीं पर मैं ये मान लूँ कि जो 1n2 है, ध्यान से समझना इसको, 1n2 का जो मान है अगर ये मान लो 1 आ गया, यदि कितना है 1n2 का मान कितना है 1 है, तो i और r के बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं। यदि 1n2 1 आ गया तो i और r के बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं, ये आप लोग थोड़ा सा इसको सोचेंगे, फिर मैं इसका भी आंसर बता रहा हूँ। तो ये अगर हम मान लेते हैं जैसे कि ये किरण है i, ठीक है, ये i कोण हो गया, और यहाँ थोड़ा अगर अपवर्तन हो गया, माध्यम बदल गया, तो ये कौन हो गया r। पर अपवर्तन क्यों हुआ, याद रखना माध्यम के बदलने से। अब अगर हम इसमें समझें तो इसमें क्या चीज़ कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो 1n2 है वो 1 हो गया। 1 कब हुआ होगा, अरे जब ऊपर और नीचे के जो मान होंगे वो बराबर रहे होंगे। बराबर रहने का अर्थ क्या हुआ, अरे माध्यम बदले ही नहीं। अगर इसका अपवर्तनांक भी वही है, इसका अपवर्तनांक, दोनों का अपवर्तनांक अगर सेम है तो भी इसका मतलब माध्यम तो बदले ही नहीं है। तो अगर माध्यम बदले ही नहीं है तो फिर प्रकाश का अपवर्तन कैसे होगा। तो इस घटना में याद रखना प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। अगर तुम्हें कहीं पर दे रखा है कि 1n2 का मान जो सापेक्ष अपवर्तनांक है अगर 1 दे रखा है तो उसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं हुआ होगा। अब यदि इसमें तुम्हें i और r का मान पूछे तो तुम i और r का मान सीधे सीधे इसमें बता सकते हो, क्योंकि देखो जो ये किरण आई है अपवर्तित नहीं होगी, ये सीधे गई होगी ऐसे, तो इसमें कोई अपवर्तन नहीं होगा। तो अगर ये कोण आई है तो ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं हो गए, तो ये कौन हो जाएगा, ये भी आई ही हो जाएगा। तो मतलब कि ये दोनों कोण अगर बराबर हो गए तो दोनों कट गया। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो i और r हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। ये ऐसा हम इसमें बोल सकते हैं। क्या हमारा निष्कर्ष निकला, i और r के यहाँ पर बराबर है, इसीलिए दोनों कट के कितना आ रहा होगा, 1 इसकी वैल्यू आ जा रही होगी। पॉइंट समझ में आया सभी के। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन है वो नहीं हुआ होगा, तभी इनके दोनों के क्या मिल रहे हैं हमें, अपवर्तनांक समान हो रहे होंगे और इसकी वैल्यू i और इक्वल टू कितनी हो रही होगी, r हो रही होगी, ठीक है। इसके हम थोड़ा सा अब आगे आते हैं, कुछ हम इसके और एप्लीकेशंस करेंगे जो हमारे आगे काम आने वाले हैं, ठीक है। बुक में बहुत कम दिए हुए हैं, थोड़ा सा मैं इसको और ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ थोड़ा सा अपवर्तनांक वाले कॉन्सेप्ट को। इसके क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक। तो जैसे कि मान लो कोई प्रकाश की किरण ये आ रही है और ये अभिलंब हो गया और ये अपवर्तन हो गया, मान लेते हैं ये आई हो गया कोण, तो यहाँ जो कोण बनना होगा आर हो जाएगा। अपवर्तनांक इसको बोल देते हैं n1, इसको बोल देते हैं n2, यहाँ तक ठीक है। तो यदि हम इसमें स्नेल का नियम लगाएं तो बनेगा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर आ जाएगा 1n2, ये बन जाएगा, ठीक है। अब एक बार सोचो, किरण को हम उल्टा भेज दें, सॉरी ये हाँ ऐसे भेज दें, यहाँ से ऊपर की ओर भेज देते हैं, तो जब ए भेजेंगे तो ये मार्ग इसका ऐसा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सघन माध्यम है, विरल है। तो जैसे ही किरण सघन से विरल में जाती है, अगर ये मान लेते हैं सघन कांच हुआ होता है, ठीक है, तो जब सघन से विरल में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तेज़ हो जाती है, तो इसलिए वो झुकने के बजाय क्या होती है, दूर हट जाती है, तो फिर से वही वाला पाथ हमें मिलेगा। पर अभी इसकी बार, अगर अब की बार हम इसमें लगाएं तो ये क्या बन जाएगा, साइन आर ऊपर आएगा, यहाँ से वहाँ जा रही है, तो साइन आर अपॉन में क्या बन जाएगा, साइन आई। स्नेल यही कहते हैं जिस माध्यम से किरण आ रही है वो एज अ इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण काम करेगा, जहाँ जारी होगी वो परावर्तन कोण की तरह, अपवर्तन कोण की तरह कार्य कर रहा होगा। अब कहाँ जा रही है, 2 से लेके 1 में, तो 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक होगा, याद रखना 2n1 लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे 2n1। पहले में 1n2 लिखा था क्योंकि 1 से 2 में आ रही थी, अब 2 से 1 में जा रही है तो क्या लिखेंगे 2n1 लिख देंगे,
इन दोनों समीकरणों को अगर हम आपस में गुणा कर दें, समीकरण को गुणा कर देते हैं, तो ये बन जाएगा साइन आई अपॉन बनेगा साइन आर गुणा साइन आर और अपॉन में आ जाएगा साइन आई। यहाँ भी हो जाएगा 1n2 गुणा 2n1, 1n2 गुणा 2n1। अब साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर कैंसिल, तो ये तो कितना हो गया 1, कितना आया 1n2 गुणा 2n1। तो यहाँ से यदि हम किसका मान निकाल दें, 2n1 का निकाल दें, तो 2n1 कितना आएगा, ये अपॉन में चले जाएगा। तो फाइनल हमारा आंसर क्या बन गया, 2n1 इक्वल्स टू 1/1n2। इतना पूरा करने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य था, इस फॉर्मूले को ड्राइव करना। इस फॉर्मूले में क्या बता रखा है याद रखना, यदि हम मान लें कि ये जैसे मैंने 1n2 n1 कह रखे हैं, इनकी जगह कोई माध्यम होंगे ना, तो जैसे हम मान लें कि नीचे जो माध्यम है, एक काम कर लो, इधर का माध्यम मान लेते हैं पूरा कांच है, क्या है कांच, ठीक है, और ये पूरा है वायु, एयर कह दो, ग्लास कह दो, एयर एंड ग्लास, ठीक है। तो अगर हमें क्या दिया हो, ANG दिया हो, क्या गिवन रहे, ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, पर लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में मान लो GNA चाहिए हो, तुम्हें चाहिए क्या हो रहा हो, GNA, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, मतलब तुम्हारी प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, कांच से लेके वायु में जा रही है, तो तुम्हें क्या चाहिए होगा, GNA। तो जब हमें GNA चाहिए होगा, ANG दिया रहेगा, तो हम ANG की हेल्प से GNA निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसका उल्टा कर देना है। ये तो पता चला कि अगर तुम्हें 2n1 निकालना है तो 1n2 का रेसिप्रोकल ले लो, उसी को हम लोग क्या नाम कह देंगे, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ठीक है, उसी को हम लोग दूसरे वाले का अपवर्तनांक कह देंगे या विपरीत दिशा में अपवर्तनांक कह देंगे। ANG दिया है तो GNA का मान निकाल सकते हैं, कैसे, 1/ANG से। तो जो दिया रहेगा उसका अपोजिट कर देना, वही तुम्हें अपवर्तनांक उसका मिल जाएगा। ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें भी नहीं था। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाह रहा हूँ इसमें, यदि माध्यम 2 नहीं दिए हैं, माध्यम 3 दे दिए, फिर क्या करेंगे। जैसे कि मान लो एक वायु है, उसके बाद मान लेते हैं ये वाला पानी है, वाटर, ठीक है, तो इसको हम W माध्यम कह देते हैं, इसको एयर कह देते हैं। उसके बाद और एक माध्यम है, मान लो ग्लास, तो ये कौन है, ग्लास है। फिर नीचे कौन आ गया, फिर से वायु आ गया। अब ये फिर से मान लें कि कोई प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, सॉरी इसको हम समय इमेजिन नहीं करना, यहाँ से मान लेते हैं क्योंकि डायग्राम सही नहीं बनेगा, ठीक है। ये आई किरण, ये अभिलंब है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा, माध्यम बदल रहे हैं, हल्की सी झुक जाएगी किरण, क्योंकि ये वायु है और ये पानी है, सघन में जा रही है, तो ये आई मान लेते हैं और इसको मान लो आर। अब फिर से अपवर्तन होगा, क्योंकि ये पानी है, और यहाँ पर अपवर्तन होगा क्योंकि माध्यम बदल रहे हैं। कहाँ से आ रही किरण, पानी से, जा किस में रही है, कांच में। तो यदि ये कोण आर है तो ये आर एकांतर कोण पड़ा है, ठीक है। तो फिर और झुक जाएगी, हल्की सी झुकाएंगे हल्का सा, ठीक है। अब मेरी जगह नहीं बच रही इसमें, यही मान लें, मैंने इसको और तिरछा लेना चाहिए था। तो इसको मान लेते हैं कितना, आर डैश। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो अब यहाँ उल्टा हो रहा है, कांच से वायु में जा रही है तो विरल में जा रही है, याद रखना। अब ये जिस कोण से आ रही थी ना यहाँ से, उसी कोण से बाहर चली जाएगी ये, मतलब ये वाला कोण भी कितना बन जाएगा, आई बन जाएगा, याद रखना। वायु में जितना कोण से आपतन हो रहा था, उतने ही वायु में ये कोण से क्या होगी, बाहर किरण जाएगी। अब यदि हम 3 पॉइंट पर स्नेल के नियम लगाएं, 3 पॉइंट पर लगेंगे, नहीं लगेंगे, एक यहाँ पर माध्यम बदल रहा है, स्नेल का नियम लगेगा, यहाँ पर माध्यम बदल रहा है या अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पर स्नेल का नियम लगेगा, यहाँ पर माध्यम बदल रहा है या फिर अपवर्तन हो रहा है कहो, तो यहाँ पर भी स्नेल का नियम लगेगा। पहले यहाँ लगा लेते हैं, सबसे ऊपर वाले पॉइंट, इस पॉइंट पर। तो ये क्या बन जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर, क्या लिखूँ इसको, ANW लिखूँ। वायु से कहाँ जा रही है, वाटर में, तो ANW, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, ग्लास टू जा रही है वाटर, सॉरी वाटर टू ग्लास, तो साइन आर अपॉन क्या है, साइन आर डैश, तो क्या आएगा, WNG, इक्वेशन 2। नेक्स्ट में देखें तो जा रही है साइन आर डैश, ये आर डैश होगा, स्नेल के नियम, सॉरी एकांतर कोण है, तो साइन आर डैश अपॉन में कितना आएगा, साइन आई बराबर हो जाएगा GNA, क्योंकि ग्लास से कहाँ जा रही है,
वाटर में, सॉरी एयर में। इक्वेशन नंबर 3 ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस वाले पर स्नेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्नेल के नियम को। तीनों को फिर से गुणा कर देते हैं। गुणा करने से साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले टर्म है साइन आर अपॉन साइन आर डैश। नेक्स्ट टर्म है साइन आर डैश अपॉन साइन आई इक्वल्स टू है ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए। ये टर्म कैंसिल हो गए, ये सारे कैंसिल हो गए, तो ठीक है। तो सारे कैंसिल हो गए तो कितना आ गया, ए एंड, इसको पहले लिख दे रहा हूँ मैं इधर साइड, तो ए एन डब्ल्यू डब्ल्यू एन जी जी एन ए। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई थी 1, 1 यहाँ लिखना था, इधर बात एक ही है, बीच में इक्वल तो आ ही रहा है, ठीक। तो यहाँ से मान लो हमें ये निकालना है डब्ल्यू एन जी, क्या फाइंड करेंगे हम इसमें, डब्ल्यू एन जी निकालेंगे। तो ये चीज़ दोनों अपॉन में आ जाएंगे, 1 अपॉन में ए एन डब्ल्यू इंटू जी एन ए, ये मिल गया। अब जो इसमें जी एन ए आ रहा है, क्या मैं इसको ए एन जी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 1 अपॉन ए एन जी लिखना पड़ेगा जी एन ए को, अभी हमने समझा था। तो ये क्या बन जा रहा है, डब्ल्यू एन जी इक्वल्स टू, ये 1 अपॉन ए एन जी बनेगा तो ए एन जी ऊपर चले जाएगा, तो बन जाएगा ए एन जी अपॉन में ए एन डब्ल्यू। ये भी एक फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। इसका मीनिंग क्या है आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ए एन जी मतलब तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये दिए रहेंगे। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इसे बोलेंगे, वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक इसे कहेंगे। तो फिर तुम्हें ये कह दे कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो हम इसको इजी वे में निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने ड्राइव कर दिया है। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना होगा तो ऊपर कांच को लिखेंगे, नीचे पानी को लिखेंगे। पानी के सापेक्ष कह रहा ना, तो जिसके सापेक्ष कह रहा है उसको नीचे लिख देंगे, ये ए एन डब्ल्यू नीचे आ जाएगा। तो ये हम लोग इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। दोनों के दोनों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 3 माध्यम के बाद चौथा माध्यम के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये बीएससी लेवल में भी नहीं आते हैं, तो आपके तो क्या ही इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में देता है पानी का अपवर्तनांक, क्या कह देता है, पानी का अपवर्तनांक, ऐसा लिख देगा। अगर कहीं पर पानी का अपवर्तनांक लिखा है तो आप लोग एक पॉइंट और ध्यान से सुन लो कि उसको हमें एन डब्ल्यू नहीं लिखना है। मान लो पानी का अपवर्तनांक तुम्हें कह दिया कि 4/3 है, कितना बोला, 4/3 है पानी का अपवर्तनांक, तो क्या हम इसको 4/3 लिखेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, 4/3 नहीं लिखेंगे, एन डब्ल्यू नहीं लिखेंगे इसको, मतलब 4/3 तो लिखेंगे, सॉरी, एन डब्ल्यू नहीं लिखेंगे अपवर्तनांक वाटर का। तो इसको हम वायु के सापेक्ष मान के चलते हैं हमेशा। अगर तुम्हें किसी के सापेक्ष नहीं दिया ना, तो हमेशा किसके सापेक्ष मान के चलेंगे, रिलेटिव मीडियम कौन सा मान लेंगे हम, एयर मान लेंगे, सापेक्ष माध्यम वायु मान लेना है। तो इसको हम बोलेंगे वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक वो है 4/3। जैसे कांच का अपवर्तनांक तुम्हें दे दे, तो कांच का अपवर्तनांक मान लो तुम्हें दे दिया 3/2, कितना दिया, 3/2, कहा ये कांच का अपवर्तनांक है, तो क्या आप उसको एन जी कहेंगे, बिल्कुल नहीं, कांच का अपवर्तनांक कह रहा है, पर अब उसको आप लोग क्या कहेंगे, उसको आप लोगों को कहना है ए एन जी, क्या कहना है उसको, ए एन जी, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि कोई भी माध्यम सापेक्ष में ना दिया हो तो हम उसको एयर मान लेते हैं। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रख लेना है, सही है। तो मुझे लग रहा है कि ये इस लेक्चर में काफ़ी हो रहा है, तो इसमें इतना ही लेके चलते हैं। इसके आगे हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। और इसमें और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे और बनने वाले हैं।